अगला मिसलेनियस डिसऑर्डर है, कंडीशन है फॉरेन बॉडी ऑफ द ईयर। इसमें नॉन लिविंग भी फॉरेन बॉडी हो सकती है या लिविंग। तो नॉन लिविंग में जो है चिल्ड्रन इंसर्ट कर लेते हैं फॉरेन बॉडीज इन द ईयर। इसमें कॉमन जो देखी गई है वो पीस ऑफ पेपर हो सकता है, स्पंज, ग्रेन सीड्स जिसमें राइस, वीट, मेज़, स्लेट, पेंसिल, पीस ऑफ चॉक या कोई मेटेलिक बॉल बियरिंग। एडल्ट जो है कोई ब्रोकन पीस ऑफ मैच स्टिक के साथ प्रेजेंट कर सकता है जो उसने स्क्रैचिंग ऑफ द ईयर के लिए यूज़ की गई, और या फिर कोई ओवरलुक्ड कॉटन स्वैप जो नज़रअंदाज कर दिया गया उसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो वेजिटेबल फॉरेन बॉडीज याद रखिएगा स्वेलअप हो जाती है टाइम के साथ, और वो टाइटली इम्पैक्ट हो जाती है, वहाँ फंस जाती हैं एयर कनाल में स्वेलिंग की वजह से, और इवन वो सुपरहिट भी कर सकती हैं, यानी पस फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ रिमूविंग द फॉरेन बॉडी इंक्लूड, नंबर 1 हम फॉरसेप्स से रिमूवल करते हैं, एंड नंबर 2 सिरिंजिंग कर सकते हैं, नंबर 3 सक्शन, नंबर 4 माइक्रोस्कोपिक रिमूवल विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर 5 पोस्ट औरल अप्रोच। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करते हैं। सॉफ्ट और जो इरेगुलर बॉडीज़ होती है जैसे पीस ऑफ पेपर हो गया या फिर स्वैब या पीस ऑफ स्पंज, इस तरह की सॉफ्ट फॉरेन बॉडीज़ को हम फाइन क्रोकोडाइल फोर्सेप्स की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें दिखाया गया है अदर मेथड ऑफ वैक्स या फॉरेन बॉडी रिमूवल, जिसमें यहाँ पे सक्शन की जा रही है जबकि ये फोर्सेप्स की मदद से फॉरेन बॉडी को रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द सीड्स या सीड के जो ग्रेन्स होते हैं और स्मूथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम सिरिंजिंग के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। स्मूथ और हार्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टील, बॉल बेयरिंग, उनको ग्रैस्प हम नहीं कर सकते फोर्सेप्स की मदद से क्योंकि ये और ज़्यादा अंदर चले जाएंगे और जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इंजर कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जो स्टक हुई हुई होती हैं या फिर वो जो अर्लियर अटैम्प्ट उन पे किए गए हों एक्सट्रैक्शन के, तो उनको प्रेफरेबल है कि हम जनरल एनेस्थेटिक देके और ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू रिमूव करें। ओकेजनली ज़्यादातर पोस्ट ओरल अप्रोच यूज़ की जाती है टू रिमूव द फॉरेन बॉडीज इम्पैक्टेड इन द डीप मीटस मीडियल टू द स्टमस और दोज विच हैव बीन पुश्ड इनटू द मिडल ईयर। अनस्किल्ड अटैम्प्ट्स एट रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी में लेसरेट द मीडियल लाइनिंग, लेसरेशन हो सकती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है या इवन एयर ऑसिकल्स जो बोन्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, अनस्किल्ड अटैम्प्ट्स की वजह से। ये नॉन लिविंग के बाद हमने कहा दूसरी लिविंग फॉरेन बॉडीज़ होती हैं जिसमें फ्लाइंग या क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं लाइक मॉस्किटोज़, बीटल्स, कॉकरोच एंड ये भी एयर कनाल में एंटर कर सकते हैं और इंटेंस इरिटेशन एंड पेन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है जिसमें एंडोस्कोपिक व्यू है इंसेक्ट का इन द एयर कनाल। याद रखिएगा हम कभी भी इनको अलाइव जो है कैच नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि ये अलाइव हो और हम उनको निकालने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने इंसेक्ट को हमेशा उसको किल करना होता है बाय इंस्टिलिंग ऑयल, कोई हाउस होल्ड रेमेडी के थ्रू ऑयल इंस्टिल कर सकते हैं या स्पिरिट या क्लोरोफॉर्म वाटर के थ्रू हम इसको किल करेंगे। अब एक बार अगर इंसेक्ट किल हो गया है तो फिर उसको हम जो भी ऊपर मेथड से डिस्क्राइब किए उनके थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैगट्स इन द एयर भी होते हैं। ठीक है, फ्लाइज जो होती है ना, मक्खियाँ, वो हमारे जो एयर में फाउल स्मेलिंग एयर डिस्चार्ज होता है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, फिर वहाँ जाके एग्स ले करेंगी, जो हैच आउट होंगे उनमें से लार्वा निकलेंगे, उनको मैगट्स कहते हैं। ठीक है, उन अंडों में से जो निकले। अब ये कॉमनली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में देखा गया है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल इनका जब मैगट्स बन जाते हैं एयर में, तो इसमें पेशेंट को बहुत सीवियर किस्म का पेन होता है, स्वेलिंग के साथ, स्वेलिंग राउंड द ईयर एंड ब्लड स्टेन वाटरी डिस्चार्ज इसको प्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा। तो मैगट्स जो हैं वो उसके एयर कनाल में फिल हुए हुए नज़र आते हैं। उसका ट्रीटमेंट है कि उसमें हमने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म वाटर इंस्टिल करना होता है ताकि जो भी मैगट्स हैं वो किल हो जाए और फिर उनको हम फॉरसेप्स की मदद से रिमूव करेंगे। यूजुअली इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डिस्चार्जिंग एयर होता है विच परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, साथ में उनकी मेम्ब्रेन की भी परफोरेशन हुई होती है, एयर से डिस्चार्ज भी निकल रहा होता है। तो इसमें याद रखिएगा हम सिरिंजिंग कभी भी एडवाइजेबल नहीं करते। ठीक है, बिकॉज परफोरेशन हुई हुई होती है। थर्ड मिसलेनियस कंडीशन है केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस। यहाँ पर ये फिगर है जिसमें दिखाया गया है केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस। ये एक असल में कलेक्शन होती है पर्ली वाइट मास की ऑफ द डी स्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स। कहाँ पे ये कलेक्ट हो रहे हैं? हमारे डीप मीटस के अंदर। तो उसको हम कहते हैं केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस। ठीक है, पर्ली वाइट मास डी स्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स का होता है। अब ये जो है प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से अब्जॉर्प्शन करा देता है हमारे बोन की, तो उसके नतीजे में मीटस बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाएगा क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो रही है बोन। मीटस वाइडन होगा तो इतना ज़्यादा कि फेशियल नर्व भी एक्सपोज हो सकती है, इवन वो पैरालाइज भी हो सकती है। ठीक हो गया केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस में। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है? जाते 5 से 20 साल की उम्र के दरमियान देखा गया है, अफेक्ट कर सकता है एक या दोनों ईयर्स को। कभी कभार ये साथ में ब्रोंकिएक्टिस या क्रोनिक साइनोसाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। नॉर्मली जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सरफेस पे एपिथेलियम होती है वो हमारे पोस्टीरियर मीटल वॉल की तरफ माइग्रेट करती है। ठीक है, उसके अंदर
अगर इस माइग्रेशन का फेलियर हो जाता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की सरफेस पे एपिथेलियम है वो पोस्टीरियर मीडियल वॉल में जा रही है, अगर यहाँ पे नहीं जा पा रही, माइग्रेशन नहीं हो रही या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इसकी माइग्रेशन में वैक्स वगैरह की वजह से, तो यही एपिथेलियल जो प्लग है वो एक्यूमुलेट करता जाएगा हमारे डीप मीटस के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन के साथ जो है प्रेजेंट कर सकता है, एयर में पेन होगा, हेयरिंग लॉस हो जाएगा, टिनाइटिस याद रखिएगा, और कभी कभार एयर से डिस्चार्ज भी आ सकता है। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे एयर कनाल की, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा पर्ली वाइट मास ऑफ केराटिन मटेरियल नज़र आएगा जो डिस्पोज हुआ होगा सेवरल लेयर्स के अंदर। इस मास का रिमूवल जो है बोली मीटस को वाइडन कर देगा, साथ में उसमें अल्सरेशन भी हो सकती है और इवन ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन भी हो सकती है। ट्रीटमेंट है कि इस केराटिक मास को हम या तो सिरिंजिंग के थ्रू या इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू रिमूव करेंगे, बिल्कुल वैसे जिस तरह हमने इम्पैक्टेड वैक्स में टेक्निक्स एम्प्लॉय की थी। सेकेंडरी ओटाइटिस एक्सटर्ना याद रखिएगा, साथ में प्रेजेंट हो सकता है इसमें पेशेंट को, तो उसको भी हमने ट्रीट करना होगा। पेशेंट को हमने पीरियोडिकली चेक करना है कि कोई भी रीएक्यूमुलेशंस हो तो उनको रिमूव करेंगे। इसमें रिकरेंस को भी चेक कर सकते हैं हम टू सम एक्सटेंट बाय यूजिंग द केराटोलाइटिक एजेंट्स सच एज 2% सैलिसाइलिक एसिड इन अल्कोहल। ठीक है, उसके थ्रू हम रिकरेंस को भी चेक कर सकते हैं। दैट्स इट, ये हुआ केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस। नेक्स्ट आ जाती है कंडीशन प्राइमरी कोलेस्टिटोमा ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। इन कंट्रास्ट टू द मिडिल ईयर कोलेस्टिटोमा, स्क्वामस एपिथेलियम एक्सटर्नल कनाल में भी जाके इन बोन को इन्वेड करता है। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम यूजुअली कुछ एब्नॉर्मलिटी होती है बोन की एक्सटर्नल कनाल में जो कि कंड्यूसिव होती है फॉर एपिथेलियम टू इन्वेड। ठीक है, हमारी जो एक्सटर्नल कनाल की बोन होती है उसमें कोई ऐसी एब्नॉर्मलिटी हो जाती है जो कंड्यूसिव होती है कि एपिथेलियम जो है वहाँ पे इन्वेड हो जाए। ठीक है, वो एपिथेलियम इन्वेड करे, यानी हमने कहा ना स्क्वामस एपिथेलियम जाके बोन को, एक्सटर्नल कनाल की बोन को इन्वेड कर रही है। ठीक है, तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिकली भी हो सकता है या पोस्ट सर्जिकली भी हो सकती है। डिजीज़ जो है ये स्टार्ट होती है हमारा जो पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट होता है एयर कनाल का, एनियलस के बिल्कुल लेटरली। ठीक है, यहाँ पे देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एक्सटर्नल कनाल कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन होती है, तो बिल्कुल जो एनियलस है उसके लेटरली एयर कनाल में पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट पे होता है ये डिजीज़ स्टार्ट होती है। ये फोकल होती है इन कॉन्ट्रास्ट टू द डिफ्यूज प्रोसेस। जिस तरह हमने ऊपर वाला केराटोसिस ऑब्ट्यूरेंस पढ़ा वो डिफ्यूज था, ये फोकल होता है, याद रखिएगा। तो इसमें क्लिनिकल जो फीचर्स हैं उसमें पेशेंट को पर्डुलेंट पस वाला ऑटोटोरिया होगा, यानी डिस्चार्ज होगा ऑटोरिया, पेन होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसकी हमें बिल्कुल नॉर्मली नज़र आएगी। ग्रैनुलेशंस के साथ में एसोसिएटेड हो सकती हैं सीक्वेस्ट्रेड बोन की, जिनको हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम द कार्सिनोमा, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड अ बिनाइन सिक्वेस्ट्रम। इनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें इन ग्रैनुलेशंस की जो है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी होती है। ठीक है, ताकि हम डिफ्रेंशिएट करें। अब इसका जो प्राइमरी कोलेस्टिटोमा का जो ट्रीटमेंट है इसमें है कि हमने ग्रैनुलेशन टिश्यू को रिमूव करना है और डेब्रिस को भी, ताकि ओटाइटिस एक्सटर्ना को हम इसके अलावा अटेंड करेंगे एंटीबायोटिक्स के साथ कंबाइंड विद द स्टेरॉयड एयर ड्रॉप्स। ठीक है, एंटीबायोटिक साथ में याद रखिएगा, स्टेरॉयड एयर ड्रॉप्स देंगे और ये जो है रिक्वायर करता है रिपीटिंग द प्रोसेस पीरियोडिकली। सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है रिकैल्सिट्रेंट केसेस के अंदर, और उसमें होता है कि हमने इस कोलेस्टिटोमा मैट्रिक्स को रिमूव करना होता है और उसके बाद जो लाइनिंग डिफेक्ट बन गया है उसको भी हम सही करेंगे फेशा की मदद से फॉर रीएपिथेलाइजेशन। ठीक है, दोबारा वहाँ पे रीएपिथेलाइजेशन हो जाए, इसलिए हम इसको फेशा के थ्रू जो है लाइनिंग डिफेक्ट को भी सही करेंगे। अगली जो कंडीशन है वो है एक्वायर्ड अट्रेजिया एंड स्टेनोसिस ऑफ द मीएटस। अब ये रिजल्ट करते हैं जब नंबर 1 सबसे पहले इन्फेक्शन अगर हो जाता है, अट्रेजिया भी हो रहा है एक्वायर्ड और या फिर स्टेनोसिस हो जाए। ठीक है, देखिए मीएटस की, तो इन्फेक्शन में याद रखिएगा क्रोनिक जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है ये इसका इंपॉर्टेंट कॉज बनता है। ठीक है, नंबर 2 अगर ट्रॉमा हो जाता है जैसे लेसरेशंस हो गई, फ्रैक्चर हो गया हमारी टिम्पैनिक प्लेट का, सर्जरी हो गई ऑन द एयर कनाल या मेस्टोइड। इसके अलावा बर्न्स में जो थर्मल या केमिकल बर्न्स है वो भी मीएटस की स्टेनोसिस या अट्रेजिया करवाते हैं। ट्रीटमेंट होता है कि हमने इसमें याद रखिएगा मीएटोप्लास्टी करनी होती है यूजिंग अ पोस्ट ऑरल इंसिजन देखिए। ठीक है, स्कार टिश्यू और थिकन्ड मीएटल स्किन जो है, स्कार टिश्यू को भी थिकन्ड मीएटल स्किन इनको हम एक्सरसाइज करेंगे पोस्ट ऑरल इंसिजन देके, और जो बोनी मीएटस है वो इनलार्ज करेंगे। ये बोनी वाले को हमने बड़ा करना है, इनलार्ज करना है, और जो रॉ मीएटल बोन होगी उसको फिर कवर कर देंगे पेडिकल्ड फ्लैप्स की मदद से फ्रॉम द मीएटस, और स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट्स उनकी मदद से हम उसको रॉ मीटल बोन को कवर कर देंगे बाद में। ठीक हो गया।
दैट्स इट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ टॉपिक। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी इस चैप्टर में, डिजीज़ ऑफ द एयर का पार्ट है डिजीज़ ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी जो डिजीज़ हैं ये प्राइमरी भी हो सकती हैं या ये सेकेंडरी कंडीशंस होंगी जो एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर या यूस्टेशन ट्यूब को जाके अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो नॉर्मल टिम्पैनिक हमारी मेम्ब्रेन देखिए इस तरह की होती है, शाइनी सी पर्ली ग्रे इन कलर विथ कनकेविटी ऑन इट्स लेटरल सर्फेस। देखिए इसके लेटरल सर्फेस पे कनकेविटी है जो कि ज़्यादा मार्क्ड है ऑन द टिप ऑफ द मैलियस पे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं अम्बो। ब्राइट कोन ऑफ लाइट यहाँ से देखिए हमें एंटीरो इन्फीरियर क्वाड्रेंट पे नज़र आती है। ब्राइट कोन ऑफ लाइट 5 o'clock पोजीशन पे नज़र आ रही है। एटिक एरिया जो है ये लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस के ऊपर लाया करता है और स्लाइटली पिंकिश सा होता है एटिक एरिया। ट्रांसपेरेंसी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वेरी करती है। कुछ जो मिडिल एयर के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमें इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से नज़र आ रहे होते हैं अंदर के मिडिल एयर के। नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मोबाइल होती है, याद रखिएगा जब हम उसको टेस्ट करते हैं न्यूमेटिक ऑटोस्कोप की मदद से या सिजल्स स्पेक्यूलम की मदद से, तो मोबाइल होती है नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो फिगर बनाया है इसमें भी ये सेम ही पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, नीचे ज़्यादा क्लियर है। नंबर 1, पहली जो कंडीशन है वो है रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। याद रखिएगा रिट्रैक्टेड जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो हमें डल नज़र आती है और लस्टरलेस होगी। ठीक है, हमने कहा था नॉर्मली जो है वो अर्ली ग्रे वाइट और शाइनी सी होती है, लेकिन रिट्रैक्टेड वाली लस्टरलेस होगी। कॉन ऑफ लाइट भी इसमें नहीं रहेगा, एब्सेंट होगा या इंटरप्टेड होगा। इसमें जो हैंडल ऑफ मैलिस है वो हमें फॉर शॉर्टन नज़र आएगा। लेटरल प्रोसेस मैलिस का बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा। देखिए ये मैलिस का हैंडल फॉर शॉर्टन है और जो इसका लेटरल प्रोसेस होता है मैलिस का वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। एंटीरियर और जो पोस्टीरियर मैन्युलर फोर्स होते हैं वो एक सिकल्स की शेप एक्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए फिगर में दिखाया गया है रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फीचर्स है और ये एंडोस्कोपिक व्यू है रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। और इस केस में देखिए ये एट्रोफिक है इन द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रली एट्रोफिक हो गई है। तो रिट्रैक्टेड जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो क्यों होती है, नेगेटिव जो इंट्राटिम्पैनिक प्रेशर है हमारी जब यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो नेगेटिव इंट्राटिम्पैनिक प्रेशर बनता है, उसकी वजह से ये रिट्रैक्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अगली कंडीशन है मैरिंजाइटिस बुलोसा। क्या होता है ये मैरिंजाइटिस बुलोसा, याद रखिएगा एक पेनफुल कंडीशन है जो कैरेक्टराइज हुई है कि इसमें देखिए हेमरेजिक ब्लेब्स बन जाते हैं। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर बनेगा, आपने याद रखना है हेमरेजिक ब्लेब्स। ठीक है, और डीप मिएटिस के अंदर भी प्रोबेबली याद रखिएगा इसमें वायरस भी हो सकता है इन्वॉल्व या म्यूकोप्लाज्मा निमोनिया, ये इसका पैथोजन है जो इसमें इन्वॉल्व है। अगला टॉपिक है हर्पीस जोस्टर ऑर्टिकस। हर्पीस जोस्टर ऑर्टिकस एक वायरल इन्फेक्शन है, हमने पढ़ा हुआ है, और ये फेशियल नर्व का जो जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है ना उसको ये वायरस जाके इन्वॉल्व करता है। तो कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें अपीयरेंस होती है वेजाइकल्स की। ठीक है, हमें वेजाइकल्स नज़र आएंगी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे बनती है। हमारा जो डीप एयर का मीटस है, डीप मीटस, वहाँ पे बनेंगे वेजाइकल्स, कॉन्का पे, रेट्रो ऑरिकुलर सल्कस पे। याद रखिएगा ये हमारी 7th और 8th क्रेनियल नर्व्स को, ज़्यादातर 7th जो फेशियल नर्व उसको इन्वॉल्व करता है वायरस। ठीक है, अगला है मायरिंजाइटिस ग्रेन्युलोसा। मायरिंजाइटिस ग्रेन्युलोसा एक किस्म की नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्युलेशंस होती हैं जो कि हमारे आउटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे बनती हैं, ग्रेन्युलेशंस होती हैं। ठीक है, तो मायरिंजाइटिस ग्रेन्युलोसा कह रहे हैं। ये किसी इम्पैक्टेड वैक्स के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं या कोई लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन बॉडी है या कोई ऐसा एक्सटर्नल एयर का इन्फेक्शन हो गया उसके साथ ये ग्रेन्युलेशंस बनती हैं। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्युलेशन जिनको हम मायरिंजाइटिस ग्रेन्युलोसा कह रहे हैं। अगला है ट्रॉमेटिक रप्चर। हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना वो रप्चर भी हो सकती है। तो एक तो सबसे पहले ये ट्रॉमेटिक का ये रप्चर ट्रॉमा की वजह से होगी, कोई हेयर पिन है या मैच स्टिक या कोई अनस्किल्ड अटेम्प्ट किया गया हो फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए, तो उसके दौरान ट्रॉमा हो सकता है और ये रप्चर हो सकती है। नंबर 2, कोई सडन चेंज अगर एयर प्रेशर में आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को जो है स्लैप करे या किस ऑन द एयर या सडन ब्लास्ट हो जाए तो उसके थ्रू सडन चेंज इन प्रेशर के थ्रू ये ट्रॉमेटिकली रप्चर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी ये फिगर है लेकिन ब्लर है, इसमें दिखाया गया ट्रॉमेटिक परफोरेशन हो गई जो हमें इकाइमोसिस शो कर रहा है, वाइट एरो में इकाइमोसिस शो है। ठीक है, और जो टीयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ब्लास्ट की वजह से वो ब्लैक एरोज शो कर रहे हैं, टीयर्स हो गए हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, रप्चर हो गई है। इसके अलावा रप्चर क्यों हो सकता है, जब प्रेशर जो है ये फोर्सफुल, जब वेलसेल्वा रप्चर कर सकता है हमारी थिन एट्रोफिक मेम्ब्रेन को। नंबर 3 है प्रेशर बाय द फ्लूइड कॉलम, फॉर एग्जांपल जैसे डाइविंग के दौरान या वाटर स्पोर्ट्स या फोर्सफुल जब सिरिंजिंग की जाए, इवन सी वेव्स जो होती है समंदर की लहरें, इस तरह के जो फ्लूइड कॉलम का प्रेशर है वो भी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकता है। एंड नंबर 4, टेम्पोरल बोन अगर फ्रैक्चर होती है
तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रप्चर होगी टेम्पोरल बोन के रप्चर से, फ्रैक्चर से। तो ट्रीटमेंट क्या है, अगर परफोरेशन हो गई है, रप्चर हो गया है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, तो उसमें हमने मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो इस परफोरेशन के एजेस होते हैं उनको पहले अंदर की तरफ टुवर्ड द मिडल ईयर की तरफ इसके एजेस को इन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब इस तरह के केसेस में एयर को हमने ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना होता है, एग्जामिन करना होगा, और जो इस परफोरेशन के एजेस हैं उनको रीपोजिशन करेंगे और स्प्लिंट लगा देंगे, ठीक है, स्प्लिंट कर देंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इंजरी साथ में फेशियल पैरालिसिस के साथ, याद रखिएगा, एसोसिएटेड होती है, ठीक है। जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की होती है ना इंजरीज, तो फेशियल पैरालिसिस अक्सर होती है पेशेंट को, उनकी स्टेपीज बोन की सबलक्सेशन होती है जिसकी वजह से वर्टाइगो और निस्टैग्मस होगा उनको, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। और इस तरह के अर्जेंट केसेस में हमें अर्जेंट एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है। अगला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की डिजीज़ है एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एट्रोफिक, हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसमें एक आउटर एपिथेलियल, मिडल फाइब्रस वाली और इनर म्यूकोजल लेयर होती है। ये तीनों हम एनाटॉमी वाले शुरू वाले चैप्टर्स में पढ़ के आए, ठीक है। आउटर एपिथेलियल, मिडल फाइब्रस, इनर म्यूकोजल लेयर। जो सीरियस ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन होती है उसमें जो मिडल वाली फाइब्रस लेयर होती है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और पीछे बस एक पतला सा ड्रम हेड रह जाएगा जो ईजिली कोलैप्स हो सकता है यूस्टेशन ट्यूब की इनसफिशेंसी के साथ, ठीक है, क्योंकि वो मिडल वाली फाइब्रस लेयर अब्जॉर्ब हो गई है सीरियस ओटाइटिस मीडिया में। अब हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अगर परफोरेशन हो जाती है तो ये भी सिर्फ एपिथेलियल और म्यूकोजल लेयर के थ्रू जो है वो हील होगी विदाउट इंटरवीनिंग फाइब्रस लेयर, ठीक है, बीच में फाइब्रस लेयर नहीं होगी और इसके बगैर ये हील होगी। अब फिगर देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो एट्रोफिक हो गई है, ठीक है, और साथ में देखिए रिट्रैक्शन हो गई है पॉकेट की, एंड अडेजन फ्रॉम टिप ऑफ द हैंडल ऑफ मेलियस टू द पेरिफेरी, ठीक है, टिप ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस से लेकर पेरिफेरी की तरफ ये एक अडेजन भी हमें नज़र आ रही है। अगली कंडीशन है रिट्रैक्शन पॉकेट्स एंड एटिलेक्टेसिस। क्या होता है, तो यहाँ पे जो फिगर इसमें बना हुआ है एटिलेक्टेसिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, बहुत ज़्यादा ब्लर है, आप लोगों को इतना विजिबल नहीं होगा। इसकी रिट्रैक्शन भी हो गई है, रिट्रैक्शन पॉकेट्स बन गए हैं एटिक वाले एरिया में जो हमें वाइट एरो शो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे विजिबल नहीं है, और पार्स टेंसा जो है ये ब्लैक एरो के थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में डिनोटेड है। अभी हमने ऊपर जो है एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पतली हो जाती है, थिन हो जाती है और एट्रोफिक हो जाती है तो एक सेगमेंट जो है इसका या इंटायर मेम्ब्रेन जो है वो पूरी भी कोलैप्स हो सकती है अंदर की तरफ इनवर्ड, क्योंकि हमारी यूस्टेशन ट्यूब की इनसफिशिएंसी हो गई इस वजह से, ठीक है, अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाएगी। तो ये एक रिट्रैक्शन इस तरह का पॉकेट बना देगी या फिर प्लास्टर्ड हो जाएगी प्रोमोन्ट्री के ऊपर, और हमारी जो ऑसिकल्स होती हैं तीन उनको रैप कर देगी, उनके अराउंड रैप हो जाएगी। डीप रिट्रैक्शन पॉकेट एक्यूमुलेट कर सकता है केराटिन डेब्रिस को, और यहाँ पे कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपने पढ़ा था कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो डेब्रिस की एक्यूमुलेशन होती है। तो जब ये इस तरह के डीप रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनते हैं उसके थ्रू जो है ये कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इनमें डेब्रिस की एक्यूमुलेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्यों बने पॉकेट्स, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है हमारी थिन और एट्रोफिक हो गई है और वो यूस्टेशन ट्यूब की इनसफिशिएंसी की वजह से इनवर्ड कोलैप्स हो गई है। इसके बाद है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। अब टिम्पैनोस्क्लेरोसिस क्या चीज़ है, ये असल में हम हाइलेनाइजेशन होती है हमारी, हाइलेनाइजेशन और जो लेटरल कैल्सिफिकेशन है फाइब्रस लेयर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, ठीक है, हाइलेनाइजेशन भी हो रही है और इसकी कैल्सिफिकेशन। तो ये एक हमें चॉकी वाइट प्लैक की तरह अपीयर होगी। मोस्टली ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहती है। फ्रीक्वेंटली ये जो सीरियस ओटाइटिस मीडिया का केस होता है उसमें देखा गया है, याद रखिएगा, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस सीरियस ओटाइटिस मीडिया में एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेशन ट्यूब, जो यूस्टेशन ट्यूब है उसकी कॉम्प्लिकेशन की तरह हमें मिलता है। तो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस ज़्यादातर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, लेकिन ये लिगामेंट्स को, जॉइंट्स ऑफ द ऑसिकल्स, उनके जॉइंट्स को, मसल टेंडन्स, हमारे मिडिल ईयर क्लेफ्ट में जो सब म्यूकोजल लेयर है उसको, या जो इन सब को अफेक्ट कर सकती है, और इवन ये जो साउंड के कंडक्शन है उसके साथ भी इंटरफेयर कर सकती है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में फाइब्रस लेयर की कैल्सिफिकेशन एंड हाइलेनाइजेशन। यहाँ पर भी ये फिगर है जिसमें टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो गई है और सेंट्रल परफोरेशन है। यहाँ पे नोट करें हमें चौकी वाइट ये प्लैक्स नज़र आ रहे हैं जो पोस्टीरियरली और एंटीरियरली परफोरेशन के लाए कर रहे हैं, ठीक है। ये न्यू एडिशन है 8th एडिशन ढींगरा बुक का, उसमें ये फिगर्स हैं सारे एडिशनली, लेकिन जो पुराने एडिशन हैं उनमें ये फिगर्स नहीं बने हुए।
उसके बाद अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, परफोरेशंस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन सेंट्रल भी हो सकती हैं, एटिक वाले ऊपर वाले रीजन में भी हो सकती हैं, मार्जिनल भी हो सकती हैं, और ये साथ में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। डिटेल में हम 96 पेज पे जो है इसको डिस्कस करेंगे। दैट्स इट, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ।